नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, वो अब धीरे धीरे बिखरने लगी। पीपुल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने गुपकार गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन के घटक दलों में जारी वर्चस्व और कलह के बारे में उल्लेखित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई दल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जिसके बाद सज्जाद लोन ने गुपकार गठबंधन से अलग होने का फैसला किया। बता दें कि डीडीसी चुनावों के परिणाम आने के बाद महबूबा मुफ्ती भी गुपकार गठबंधन से किनारा कर रही हैं। वो गुपकार की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद सज्जाद लोन का ये बड़ा फैसला सामने आया। ऐसे में आज के विश्लेषण में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और कश्मीर के नेता सज्जाद लोन की, जिन्हें पीएम मोदी का करीबी भी माना जाता रहा है। कभी फारूक अब्दुल्ला द्वारा उनके पिता पर कश्मीर में बंदूक लाने का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है, तो कभी सूबे के राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लोन को बीजेपी की तरफ से सीएम बनाने की तैयारी की बात भी कह दी जाती है। आखिर कौन है कश्मीर का लोन परिवार, जो मुफ्ती का भी करीबी रहा और पीएम मोदी का भी? सज्जाद लोन को जानने से पहले उनके पिता अब्दुल गनी लोन को जानना बहुत जरूरी है। एक गरीब परिवार में जन्मे अब्दुल गनी लोन की चाह शुरू से ही वकील बनने की थी। अपने मकसद में उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन उन्हें राजनीति में आना था और यही चाह अब्दुल गनी लोन को कांग्रेस के दरवाजे पर लेकर आई। वो साल 1967 में कांग्रेस से जुड़ते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी सियासत को मजबूत करने की चाह लिए 1978 में जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन करते हैं। जम्मू कश्मीर में अब्दुल गनी लोन ने राजनीति तब शुरू की जब शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता चरम पर थी। उसी वक्त लोन कश्मीर की और अधिक स्वतंत्रता दिलाने की मांग लिए अब्दुल्ला की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश में लग गए, लेकिन शुरुआती 2 चुनाव में उन्हें पराजय ही मिली। 1983 में 10 वोट से और 1987 को 430 वोटों से, जिसके बाद अब्दुल गनी लोन अलगाववाद के रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनके साथ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के भी लोग आ जाते हैं। अब्दुल गनी लोन कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर देखना चाहते थे। अपनी अलगाववादी कार्यों और बयानों की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत की किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के मुताबिक 1992 में जब लोन जेल से बाहर आए तो उनके दिमाग में बस अलगाववादियों का एक संगठन बनाने की बात थी। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के अनुसार लोन इसके लिए आईएसआई से भी सलाह मशवरा करते। घाटी में 13 जुलाई 1993 को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काम पूरी घाटी में अलगाववादी आंदोलन को गति प्रदान करना था। यह एक तरह से घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विरोध स्वरूप एकत्रित हुई छोटी पार्टियों का महागठबंधन था। इस महागठबंधन में केवल वही पार्टियां शरीक हुई जो कश्मीर को वहां के लोगों के अनुसार जनमत संग्रह कराकर एक अलग पहचान दिलाना चाहती थी। हालांकि इनके मंसूबे पाक को लेकर काफी नरम रहे। ये सभी कई मौके पर भारत की अपेक्षा पाक से अपनी नजदीकियां दिखाते रहे। 90 के दशक में जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था, तब इन्होंने खुद को वहां एक राजनीतिक चेहरा बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों द्वारा इन्हें नकार दिया गया। एपीएचसी की एजुकेशन काउंसिल से 7 अलग अलग पार्टियों के 7 लोग बतौर सदस्य शामिल हुए। जमाते इस्लामी से सैयद अली शाह गिलानी, अवामी एक्शन कमेटी से मीरवाइज उमर फारूक, पीपुल्स लीग के शेख अब्दुल अजीज, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौलवी अब्बास अंसारी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, जेकेएलएफ से यासिन मलिक और पीपुल कॉन्फ्रेंस से अब्दुल गनी लोन शामिल हुए। अब्दुल गनी लोन कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के काफी नजदीकी हो जाते हैं। ओल्ड टाउन श्रीनगर की ईदगाह में मीरवाइज मौलवी फारूक की 12वीं मेमोरियल सर्विस में शरीक हुए। तभी 21 मई 2002 को अब्दुल गनी लोन की आतंकियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब अब्दुल गनी लोन की हत्या हुई तो उनके पुत्र सज्जाद लोन ने अपने पिता की हत्या में आईएसआई का हाथ होने की बात कही, लेकिन बाद में अपनी मां के कहने पर उन्होंने अपने आरोपों को वापस ले लिया। सज्जाद की मां हनीफा का कहना था कि मैंने अपने पति को खोया है और मैं अब अपना बेटा नहीं खोना चाहती। बाद में सज्जाद लोन ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और अलगाववाद की राजनीति की वकालत शुरू कर दी। फारूक ने लोन को कश्मीर में बंदूक लाने का जिम्मेदार ठहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार अब्दुल गनी लोन को कश्मीर में बंदूक लाने का जिम्मेदार ठहराया था, जिसके पीछे अब्दुल्ला ने इतिहास की एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व राज्यपाल जगमोहन ने जब उन्हें निलंबित किया, उस वक्त अब्दुल गनी लोन उनके पास आए। उन्होंने कहा था कि वह पाकिस्तान से बंदूक लाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि उस वक्त मैंने लोन को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। मुशर्रफ से कहा पाकिस्तान के बारे में चिंता करें। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के अनुसार एक बार अब्दुल गनी लोन पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ से मिले तो उन्होंने गनी लोन से पूछा कि कश्मीर के हालात कैसे हैं,
तो इस पर लोन ने फट से जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर के बारे में चिंता मत कीजिए, पाकिस्तान को देखिए, आपके कट्टरपंथी उसी हाथ को काट लेंगे जो उन्हें खिलाते हैं। सज्जाद लोन की कश्मीर की सियासत में एंट्री। सज्जाद लोन कश्मीर की आज़ादी की बात करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के बिना और हिंदुस्तान के साथ। मतलब आसान भाषा में समझे तो कश्मीर की और स्वतंत्रता की मांग। साल 2002 में सज्जाद लोन के खिलाफ अलगाववादी उम्मीदवारों के खिलाफ डमी उम्मीदवार उतारने के आरोप लगे। बाद में उन्होंने हुर्रियत से अलग होना शुरू कर दिया। कश्मीर को लेकर सज्जाद हमेशा से मुखर रहे और साल 2006 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात भी की। 2008 में अमरनाथ हिंसा के बाद खुद को सज्जाद लोन ने अलगाववाद से अलग कर दिया। साल 2008 और 2009 के दौरान सज्जाद लोन ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 में बारामूला में निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उन्हें हार मिली। साल 2014 में उनकी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी पीडीपी गठबंधन वाली सरकार में मंत्री बने। बाद में कश्मीर में विधानसभा भंग हो गई और सूबे में राष्ट्रपति शासन लग गया। हाल ही में हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में जेकेपीसी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। सज्जाद लोन को पीएम मोदी का भी करीबी माना जाता है। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के दौरान वह उनके साथ नजर भी आ चुके हैं। सज्जाद लोन की एक बहन है जिनका नाम शबनम लोन है। वह सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और कश्मीर मुद्दे को लेकर लेख भी लिखती है। तो आज हमने कश्मीर की राजनीति और लोन परिवार के इतिहास से लेकर वर्तमान तक का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।